नमस्कार दोस्तों। नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के पहले इंसान जो चांद पर पहली बार कदम रखे। नासा ने चांद पर लहराया अपना अमेरिकी झंडा। दोस्तों, इस घटना को आज तक 55 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्या है पूरी जानकारी अपोलो 11 मून मिशन, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप सभी को इस एपिसोड पर स्वागत है और आप देख रहे हैं अनिल साइंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपोलो 11 यह खतरों से भरा हुआ मून मिशन था जो नासा ने चांद पर भेजा। यह बात है 1963 की, जब नासा ने इस मिशन की टेस्टिंग शुरू करता है। उन रॉकेटों का टेस्टिंग की जाती है जो धरती से बाहर निकाले जाएंगे। उसके बाद कमांड मॉड्यूल की टेस्टिंग की जाती है कि ये कितना गर्मी से बचा पाएंगे। इसी तरह के अनेक टेस्टिंग की जाती है अगले 5 सालों तक, यानी 1963 से 1967 के बीच, जिस पर कोई भी इंसान नहीं होते हैं जब इन रॉकेटों का टेस्ट किया जाता है। 1967 में नासा बिठाकर टेस्टिंग करते हैं और इस मिशन का नाम अपोलो 1 मिशन रखा जाता है। इस मिशन में धरती पर हो रहे टेस्टिंग के दौरान उस कैबिन में आग लग जाती है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट बैठे थे। वो तीनों मारे जाते हैं। इस भयानक घटना के बाद भी नासा हार नहीं मानता, बल्कि आगे का टेस्ट जारी रखता है, जिसमें अपोलो 4, अपोलो 5, अपोलो 6 ये सारे मिशन टेस्ट किए जाते हैं। इसमें इंसान नहीं होते, ये अनमैन्ड होते हैं। अगले टेस्टिंग अक्टूबर 1968 में फिर से अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मिशन में इंसानों को बिठाकर टेस्ट किया जाता है और यह मिशन सफल होता है। अगले 2 महीनों बाद दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया जाता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट को बिठाकर चांद के पास भेजा जाता है। 3 महीनों के बाद मार्च 1969 में अपोलो 9 मिशन लॉन्च किया जाता है। इसमें लूनार मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, यानी वह पार्ट्स जो चांद पर उतरेगा। अगले 2 महीनों के बाद मई 1969 को सभी तरह से प्रैक्टिस कराई जाती है। दोस्तों, नासा अपोलो मिशन पर इतनी जल्दी एक के बाद एक मिशन पर टेस्ट कर रहा था। हर 2 से 3 महीनों के अंदर कभी रॉकेटों की, कभी स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग, तो कभी चांद तक जाने की टेस्टिंग। और दोस्तों, इस सारे टेस्टिंग के बाद आखिर में 16 जुलाई 1969 को सुबह 9:32 में अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है। और इस अपोलो 11 मिशन पर 3 एस्ट्रोनॉट सवार थे, जिनका अलग अलग काम था। पहला नील आर्मस्ट्रांग जो इस मिशन को लीड कर रहे थे। दूसरा माइकल कॉलिंस जो कमांड मॉड्यूल के पायलट थे। तीसरा बज अल्ड्रिन जो लूनार मॉड्यूल के पायलट थे। अपोलो 11 मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट था, इनके 3 भाग थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल। इनका जो काम था कि लूनार मॉड्यूल इस दोनों मॉड्यूल से अलग होकर चांद पर लैंड करेगा और फिर चांद से धरती पर आने के लिए लूनार मॉड्यूल को उड़ाकर वापस उसी कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल से अटैच किया जाएगा, जिसके बाद इन तीनों एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस आएंगे। इस अपोलो 11 मिशन का खर्च लगभग $24 बिलियन आया था। इस अपोलो 11 मिशन को लॉन्च करने के लिए सैटर्न V5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इस रॉकेट में 10 लाख गैलन्स केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन लोड किया गया था, जिसके कारण इस पूरे रॉकेट का वजन लगभग 30 लाख kg हो गया था। इसी रॉकेट की सहायता से स्पेसक्राफ्ट लगभग 10 मिनट में ही अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गया। लगभग इस ऑर्बिट में 1.5 चक्कर लगाने के बाद धरती से मिशन कंट्रोल से परमिशन लिया कि पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की कक्षा की ओर स्पेसक्राफ्ट को ले जाएं। पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के लिए भी सैटर्न V5 रॉकेट का उपयोग किया गया था। इन एस्ट्रोनॉट को चांद तक पहुंचाने में कई दिनों का समय लगा। इन समयों में एस्ट्रोनॉट फोटो खिंचाएं, कभी सोए तो कभी खाना खाए। लगभग 3 दिन स्पेसक्राफ्ट में रहने और 4 लाख किलोमीटर दूर ट्रेवल करने के बाद 19 जुलाई 1969 को अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चांद के कक्षा में पहुंचता है।
यहाँ पहुँचते ही कमांड और सर्विस मॉड्यूल लूनर मॉड्यूल से अलग हो जाता है। कमांड मॉड्यूल में बैठे थे माइकल कॉलिंस और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम कोलंबिया रखा गया। जहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग और बज अल्ड्रिन बैठे थे उनका नाम ईगल रखा गया था। इन दोनों का काम था कि जो कमांड और सर्विस मॉड्यूल है ये चांद के कक्षा में ही परिक्रमा करता रहे। केवल लूनर मॉड्यूल ही चांद के सतह में लैंड करेगा, क्योंकि चांद पर कदम रखने का मौका नील आर्मस्ट्रांग और बज अल्ड्रिन को मिलेगा, माइकल कॉलिंस को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चांद के ऑर्बिट में ही चक्कर काटता रहेगा। दोस्तों यही कारण है कि नील आर्मस्ट्रांग और बज अल्ड्रिन का नाम हर कोई लेता है, लेकिन माइकल कॉलिंस का नाम नहीं लेता। लेकिन दोस्तों बता दूं कि अगर यहाँ पर माइकल कॉलिंस नहीं होते तो नील आर्मस्ट्रांग और बज अल्ड्रिन धरती पर वापस नहीं आ पाते, क्योंकि आखिर में उस लूनर मॉड्यूल को CSM के साथ आकर जुड़ना था। रात लगभग 8 बजे लूनर मॉड्यूल नीचे उतरने जा रहा था चांद पर। तभी 8:10 पर एक अलार्म बजता है 1202 1202, और इसका मतलब ना तो नील आर्मस्ट्रांग ना ही बज अल्ड्रिन को समझ आता है। वे दोनों मिशन कंट्रोल से पूछते हैं कि 1202 1202 इस साउंड का मतलब क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए। मिशन कंट्रोलर कहते हैं इग्नोर करो और आगे बढ़ते रहो। लेकिन दोस्तों बाद में पता चलता है कि 1202 एक वार्निंग साउंड था, जो अपोलो गाइडलाइंस कंप्यूटर था, जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग सिस्टम ओवरलोड हो गया था। लेकिन डिजाइन ऐसे किया गया था उस कंप्यूटर की कि जो एसेंशियल प्रोग्राम है वो चलते रहे ओवरलोड होने के बावजूद। इस कंप्यूटर पर ऑटोमेटिक लैंडिंग के लिए एक प्रोग्राम डाला हुआ था, जो चांद की सतह पर ऑटोमेटिक उतार देता बिना कुछ किए। लेकिन लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर नील आर्मस्ट्रांग इस लूनर मॉड्यूल का खुद से कंट्रोल में ले लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि लूनर मॉड्यूल जहां पर लैंडिंग करने जा रहा था वहां पर बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे मौजूद थे। इसलिए इस लैंडिंग के स्थान से लगभग 4 मील यानी 6.5 किलोमीटर दूर एक स्थान चुना जाता है जहां इसे उतारा जाएगा। लगभग रात 8:16 पर बज अल्ड्रिन फ्यूल का इंडिकेटर देखते हैं तो सिर्फ 5% ही फ्यूल बचे हुए हैं। इस कम फ्यूल को देखकर वे काउंटडाउन यानी उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। ये उल्टी गिनती ही तय करेगा कि इसे उतारा जाए या फिर इसे बीच में बंद कर दिया जाए। इस काउंटडाउन में लास्ट 30 सेकेंड ही बचे थे और नील आर्मस्ट्रांग धरती पर एक रेडियो मैसेज भेजते हैं कि ईगल सक्सेसफुल उतर गया है। इसमें बैठे हैं एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज अल्ड्रिन। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग अपना स्पेस सूट तैयार करते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, तो हाई प्रेशर के कारण दरवाजा खोलना कठिन होता है। लेकिन कुछ समय बाद खोल ही लेते हैं, फिर अपने स्पेस सूट में बाहर निकलते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो निकलने की जगह छोटे होने के कारण इनसे टकराकर एक स्विच टूट जाती है, और ये जो टूटा था वो एक एसेंट इंजन की अर्मिंग स्विच था। इस स्विच के बिना इनका लूनर मॉड्यूल वापस से टेक ऑफ नहीं कर सकता। ये एस्ट्रोनॉट वापस धरती पर नहीं आ पाते। इन दोनों को इसके बारे में कोई पता नहीं चलता, क्योंकि चांद पर कोई हवा नहीं है, जिसके कारण आवाज भी नहीं सुनाई देता। लेकिन इस बात से अनजान नील आर्मस्ट्रांग बाहर निकलते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। वे दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाला। इनके पीछे बज अल्ड्रिन भी चांद पर उतरते हैं और अगले 2.5 घंटों तक चांद की मिट्टी और पत्थरों का इकट्ठा करते हैं, फोटो भी खींचते हैं। इनके साथ कई सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट भी लेकर गए थे, जिससे सेटअप करते हैं, जिनमें पहला टेलीविजन कैमरा जिसमें सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सके धरती में, एक लूनर लेजर बीम जिनसे पता चल सके कि पृथ्वी और चांद की दूरी कितनी है, और इसके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिनसे सोलर विंड को मेजर किया जा सके जो चांद पर आती है। इनके साथ एक पैसिव साइज्मोमीटर भी होता है जिनसे पता लगाया जा सके कि चांद पर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट का। ये दोनों एस्ट्रोनॉट चांद पर लगभग 23 किलोग्राम पत्थर और मिट्टी के सैंपल्स जमा करते हैं और चांद पर एक अमेरिकी झंडा और एक प्लेट छोड़ के अपने ईगल यानी लूनर मॉड्यूल पर आते हैं।
धरती की ओर आने के लिए इस मिशन यानी लूनर मॉड्यूल को लगभग 21 घंटे चांद के सतह पर रहना था और उसके बाद वापस ऊपर जाकर उसी CSM मॉड्यूल से अटैच यानी जुड़ जाना था और इसे जुड़ने के लिए उठना पड़ेगा। इंजन स्टार्ट चाहिए। वे दोनों एस्ट्रोनॉट इस बात को नहीं जानते थे कि उस लूनर मॉड्यूल इंजन का स्टार्टिंग स्विच है वो टूट चुका है। जब वे इंजन स्टार्ट करने के लिए ही जाते हैं कि देखते हैं कि वो जो स्विच है वो टूट चुका है। वो धरती पर मिशन कंट्रोल से बात करते हैं, सारी जानकारी बताते हैं। मिशन कंट्रोलर बताते हैं कि स्विच एक इलेक्ट्रिक सर्किट 2 वायरों वापस में जोड़ा होता है। बस ऑल्ड्रिन इसी स्विच को कनेक्ट करने के लिए इधर उधर देखते हैं तो उन्हें एक पेन दिखाई देता है और उसी से स्विच कनेक्ट करते हैं। स्विच कनेक्ट करके लूनर मॉड्यूल को स्टार्ट किया जाता है और आखिर में वे लूनर मॉड्यूल कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल के साथ जाकर जुड़ जाता है और तीनों एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिन पृथ्वी की ओर इस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर मुड़ते हैं। धरती पर लैंड के लिए प्लान था कि कमांड मॉड्यूल से सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाएगा। सर्विस मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल के कारण जलकर नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये टूटकर बिखर कर इधर उधर उड़ने लगे तो कमांड मॉड्यूल के साथ जाकर टकरा सकता है, जिनसे एस्ट्रोनॉट का खतरा हो सकता है। इसलिए नासा ने सर्विस मॉड्यूल में थ्रस्टिंग लगाई गई थी, जिससे कमांड मॉड्यूल दूर ले जाएगी ताकि वे लूनर मॉड्यूल से न टकराए। लेकिन जब ये तीनों एस्ट्रोनॉट वायुमंडल में एंट्री करते हैं तो वे देखते हैं कि सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टिंग तो काम ही नहीं कर रहा है। वे देखते हैं कि किस तरह सर्विस मॉड्यूल टूटकर बिखर कर इधर उधर उड़ रहा है। दोस्तों, इस अपोलो 11 मिशन में एस्ट्रोनॉट का मरने का खतरा इतना ज्यादा था कि अमेरिका के अध्यक्ष निक्सन ने एक भाषण लिख कर रखे थे कि ये तीनों एस्ट्रोनॉट मारे जाते, लेकिन कमांड मॉड्यूल सुरक्षा पूर्वक पृथ्वी की वायुमंडल से नीचे आ जाता है, पैराशूट खुलता है और समुद्र में लैंड हो जाता है। तीनों एस्ट्रोनॉट जिंदा और सुरक्षित रहते हैं। समुद्र से इन एस्ट्रोनॉट को रेस्क्यू शिप से निकाला जाता है। दोस्तों, बात तो सही थी कि इन एस्ट्रोनॉट का मौत तय था, क्योंकि जिस तरह से इस मिशन पर ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोग्राम सिस्टम डाला था उस तरह से बिल्कुल भी नहीं हुआ। हर बार हर समय एक न एक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये थी अपोलो 11 मून मिशन। नील आर्मस्ट्रांग और उनके 2 साथी बज ऑल्ड्रिन और माइकल कोलिन्स की माइस्ट्री। ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही साइंस अपडेट पाने के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।